नमस्कार, आप देख रहे हैं द लॉ एडवाइस, जहां हम कानून को बनाते हैं आसान और समझने योग्य। आज हम बात करेंगे रिटन स्टेटमेंट यानी कि लिखित जवाब की, जो किसी सिविल मुकदमे में प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट की तरफ से दाखिल किया जाता है। अगर आपने किसी सिविल केस में किसी को जवाब देना है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाता है यानी कि एक प्लेंट दाखिल होती है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी बनाता है। अब प्रतिवादी को अदालत में लिखित रूप से बताना होता है कि वह प्लेंट में लगाए गए आरोपों को स्वीकार करता है, नकारता है या अपना कोई अलग पक्ष रखना चाहता है। इसी लिखित जवाब को रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है। रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने की समय सीमा ऑर्डर 8 रूल 1 सीपीसी के अनुसार रिटन स्टेटमेंट आमतौर पर समन्स मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर दाखिल करनी होती है और अधिकतम समय सीमा होती है 90 दिन, जो सिर्फ कोर्ट की अनुमति से बढ़ सकती है, लेकिन कोर्ट को इसके लिए सफिशिएंट रीजन चाहिए होता है। तो याद रखें, रिटन स्टेटमेंट टाइम पर दाखिल करना बेहद जरूरी है। रिटन स्टेटमेंट की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। रिटन स्टेटमेंट एक कानूनी डॉक्यूमेंट है और इसे एक विशेष प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए। इसमें आमतौर पर जो बातें शामिल होती है उनको पहले फटाफट ब्रीफली बता दूं, फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो डब्ल्यूएस में होना चाहिए पहला, पार्टियों की जानकारी, प्रतिवादी की ओर से सभी विवरण होना चाहिए। दूसरा, परिचय और पक्ष यानी कि प्लेंट में लगाए गए हर एक आरोप का क्रमवार जवाब। तीसरा, स्वीकृति या अस्वीकृति, प्रत्येक पैरा में जवाब साफ साफ बताया जाता है कि आरोप स्वीकार है या नकारा जाता है। चौथा, नए तथ्य यानी कि एडिशनल फैक्ट्स, इसमें अगर प्रतिवादी को कोई नया तथ्य अदालत को बताना है तो वह यही बताता है। पांचवा, कानूनी आपत्तियां यानी कि लीगल ऑब्जेक्शंस, जैसे कि प्लेंट में कारण दावा नहीं बनता या कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है आदि इसमें आते हैं। छठा, प्रार्थना पत्र यानी कि प्रेयर क्लॉज, कोर्ट में क्या निवेदन किया जा रहा है वह प्रेयर क्लॉज में आता है। चलो अब डिटेल में विथ एग्जांपल्स पता करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। पहला, पार्टीज का विवरण यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज। रिटन स्टेटमेंट की शुरुआत में प्लेंट की तरह ही पक्षकारों का पूरा परिचय दिया जाता है। प्रतिवादी का नाम, पता, उम्र, व्यवसाय आदि का उल्लेख होता है। चलो इसे उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। प्रतिवादी नंबर 1 जैसे कि रामलाल पुत्र किशनलाल, निवासी वार्ड नंबर 5, गांव हरिपुरा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू, इस तरीके से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा, संक्षिप्त प्रस्तावना यानी कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड स्टैंड, यहां बताया जाता है कि प्रतिवादी प्लेंट में लगाए गए आरोपों से किस हद तक सहमत या असहमत है और किस आधार पर वह अपना पक्ष रखता है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, कि जैसे कि आपको लिखना है, प्रतिवादी प्लेंट में लगाए गए अधिकतर आरोपों को नकारता है और कहता है कि वादी ने तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया है। पैरावाइज उत्तर, पैरावाइज रिप्लाई तो प्लेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यह रिटन स्टेटमेंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। प्लेंट में जितने पैराग्राफ हैं उन्हें उसी क्रम में नंबरिंग करके उनका जवाब दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, उत्तर पैरा 1, वादी द्वारा दिया गया नाम व पता सत्य है, परंतु दावे में दर्शाई गई राशि से प्रतिवादी सहमत नहीं है। उत्तर पैरा 2, प्रतिवादी पैरा 2 में किए गए सभी दावों का खंडन करता है, प्रतिवादी ने कोई ऋण नहीं लिया है। ध्यान देना दोस्तों, हर पैराग्राफ का अलग अलग जवाब देना बेहद जरूरी है। अगर आपको एडिशनल फैक्ट्स डालने हैं यानी कि अगर प्रतिवादी की तरफ से कोई स्वतंत्र तथ्य या कहानी है जो प्लेंट में नहीं है पर उसकी दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है,
तो उसे यह खंड में बताया जाता है। उदाहरण के तौर पे प्रतिवादी यह भी स्पष्ट करता है कि वादी द्वारा कथित राशि पहले ही चुका दी गई थी, जिसकी रसीद दिनांक 10 जून 2022 को दी गई थी। इससे प्रतिवादी अपना पक्ष और मजबूत करता है। लीगल ऑब्जेक्शंस और प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ प्रतिवादी कोर्ट को बता सकता है कि मुकदमा तकनीकी दृष्टिकोण से क्यों गलत है, जैसे कि कारण दावा नहीं बनता, कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है, या प्लेंट समय से बाढ़ है, लिमिटेशन खत्म हो चुकी है। यानी कि उदाहरण के तौर पे दोस्तों, वादी का यह दावा अनुचित है क्योंकि यह मुकदमा लिमिटेशन एक्ट के तहत सीमा से बाहर है और यह सीमा के बाहर दायर किया गया है। प्रेयर क्लॉज न कि प्लेंट की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि रिटर्न स्टेटमेंट की भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिटर्न स्टेटमेंट के अंत में प्रतिवादी कोर्ट से निवेदन करता है कि मुकदमा खारिज किया जाए या उपयुक्त राहत दी जाए। उदाहरण के लिए दोस्तों, अतः प्रतिवादी की विनम्र प्रार्थना है कि वादी द्वारा दायर किया गया दावा अस्वीकार किया जाए और वादी को वाद व्यय यानी कि कॉस्ट वहन करने के आदेश दिए जाए। तो इस तरह मैंने समझाया कि रिटर्न स्टेटमेंट केवल एक जवाब नहीं होता, बल्कि यह एक पूरी तरह से संरचित कानूनी रूप से ठोस दस्तावेज होता है जो मुकदमे की दिशा और आउटकम को काफी हद तक तय कर सकता है। हर भाग का अपना महत्व होता है और इसे तैयार करते समय एक अनुभवी वकील की सलाह जरूर लें। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हमारे अगले वीडियो के सेगमेंट की तरफ जाएं, आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात पता होना बहुत ज़रूरी है कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने से पहले आपको प्लेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और यह पता करना है कि क्या आपका केस रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए फिट केस है या नहीं। अगर आपको लगता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का एक अच्छा केस है, तो आपको अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के राइट्स रिजर्व रखकर यह एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। अगर आपकी यह एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा दोस्तों, एक बात और, अपना WS यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट को ज्यादा लेंथी मत बनाओ। ज्यादा लिखना भी कई बार नुकसानदायक होता है, लेकिन जरूरी बातें सारी लिखो। अगेन मेरे हमेशा के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आ गया हूं कि हमें यह पता होना जरूरी नहीं है कि क्या लिखना है, बल्कि यह पता रहना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं लिखना है। और अब हम इस बात को हमारे आज के टॉपिक पर अप्लाई करते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट में क्या न करें। चलिए अब बात करते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट में क्या नहीं होना चाहिए। पहले मैं आपको फटाफट ब्रीफ में बता देता हूं, फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको जो मना है वो है आरोपों को सामूहिक रूप में नकारना। हर पैरे का अलग से उत्तर देना बहुत जरूरी होता है। असभ्य या अपमानजनक भाषा का प्रयोग, इससे बचें दोस्तों। मनगढ़ंत या झूठे तथ्यों को लिखने से भी बचें। बिना प्रमाण या तर्क के आरोपों का खंडन करना, क्योंकि अगर आपने कोई तथ्य जवाब में नहीं लिखा तो मान लिया जाएगा कि आपने उसे स्वीकार कर लिया है। चलिए अब इसे डिटेल में समझते भी हैं, वो भी उदाहरण के साथ। चलिए पहला इशू जिस पर हम बात करेंगे वो है आरोपों का सामूहिक खंडन यानी जनरल डिनायर। रिटर्न स्टेटमेंट में प्लेंट के हर एक पैराग्राफ का क्रमवार और स्पष्ट उत्तर देना बेहद जरूरी है। सिर्फ यह लिख देना कि सभी आरोप असत्य हैं यह पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए प्लेंट के पैरा नंबर 3 में कहा गया है कि प्रतिवादी ने 5 लाख उधार लिए थे और अब लौटा नहीं रहा है। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट में सिर्फ इतना लिख दें कि प्रतिवादी सभी आरोपों को अस्वीकार करता है, तो कोर्ट मान सकता है कि आपने बातों को अस्वीकार कर लिया है क्योंकि आपने स्पष्ट रूप से इसे नकारा नहीं है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यही है
कि आप ये लिखो कि पैरा 3 का खंडन किया जाता है। प्रतिवादी ने रुपए 5 लाख की कोई राशि वादी से उधार नहीं ली। यह दावा पूरी तरह से असत्य व मनगढ़ंत है। दूसरा, झूठे या असत्य तथ्य को न लिखें। रिटर्न स्टेटमेंट में झूठ बोलना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि अदालत की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट की श्रेणी में भी आ सकता है। उदाहरण, अगर आपने 5 लाख रुपए उधार लिए हैं तो आप यह लिखते हैं कि मैंने वादी को कभी देखा ही नहीं और बाद में वादी व्हाट्सएप चैट या बैंक स्टेटमेंट दिखा दे, तो यह आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। याद रखें, रिटर्न स्टेटमेंट एक शपथ पत्र होता है, यानी कि हर बात की जिम्मेदारी आप लेते हैं। तीसरा, असभ्य या आपत्तिजनक या भावनात्मक भाषा का प्रयोग न करें। कोर्ट की भाषा विनम्र और तथ्यात्मक होती है। रिटर्न स्टेटमेंट में गाली गलौज, ताना मारना या भावनात्मक टिप्पणी करना आपकी छवि खराब कर सकता है। गलत तरीके से वादी एक झूठा, लालची और घटिया इंसान है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सब चीजें गलत तौर पे आती है। सही तरीका क्या है दोस्तों? वादी का यह दावा असत्य है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह वह आर्थिक लाभ के उद्देश्य से यह मुकदमा कर रहा है। चौथा, आवश्यक तथ्य छुपाना या अधूरा जवाब देना। अगर प्लेंट में लगाए गए किसी गंभीर आरोप का आपने उत्तर नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि आप उस आरोप को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे कि प्लेंट में कहा गया है कि प्रतिवादी ने 10 जुलाई को संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट में इस पैरा को छोड़ देते हैं तो मान लिया जाएगा कि आपने इसे स्वीकार कर लिया है। इसलिए हर एक आरोप का क्रम से जवाब देना बेहद जरूरी है, चाहे आप उससे सहमत हो या असहमत हो। पांचवा, कानून की बातों को बिना वकील की सलाह से मत जोड़ें। रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ लोग गूगल या यूट्यूब से सीखी हुई कानूनी बातें लिख देते हैं जो केस के लिए अनुकूल नहीं होती। जैसे कि यह मुकदमा फर्जी है, इसमें सेक्शन 420 लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 420 क्रिमिनल लॉ का हिस्सा है और यह एक सिविल केस है। तो ऐसा लिखना आपकी समझ में ही सवाल खड़ा कर सकता है। मेरी आपको सलाह है कि रिटर्न स्टेटमेंट एक तकनीकी डॉक्यूमेंट होता है, इसे किसी प्रैक्टिसिंग वकील की मदद से ही तैयार करें। तो दोस्तों, रिटर्न स्टेटमेंट में इन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है, वरना आपका पूरा बचाव कमजोर पड़ सकता है। हमेशा ध्यान रखें, यह केवल एक जवाब नहीं बल्कि कोर्ट में के सामने आपकी तरफ से दी गई शपथबद्ध कहानी है। जितना साफ, तर्कपूर्ण और सच्चा होगा, उतना ही मजबूत आपका केस बनेगा। अगला स्टेप है वेरिफिकेशन और सिग्नेचर। रिटर्न स्टेटमेंट के अंत में जरूरी होता है वेरिफिकेशन, यानी कि प्रतिवादी यह घोषणा करता है कि उसमें दिए गए सभी तथ्य सही है और जानकारी के अनुसार सत्य है। इसके बाद दस्तखत किए जाते हैं प्रतिवादी के और वकील के। आपको पता है कि रिटर्न स्टेटमेंट का क्या महत्व है? क्या है रिटर्न स्टेटमेंट का महत्व? चलिए जान लेते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि आपकी पूरी रक्षा की नींव होती है। यही डॉक्यूमेंट तय करता है कि मुकदमे की दिशा क्या होगी, आप किन मुद्दों पर बहस करेंगे और कोर्ट में किस आधार पर जीतने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसे लापरवाही से नहीं लिया जाना चाहिए। एक अनुभवी वकील की मदद आवश्यक रूप से लें। आपको पता है कि रिटर्न स्टेटमेंट में स्पेसिफिक डिनायल क्यों जरूरी है? अगर आपने किसी आरोप का विशेष रूप से खंडन नहीं किया तो वह ऑर्डर 8 रूल 5 सीपीसी के तहत स्वीकार मान लिया जाता है। रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ बचाव नहीं है, इसमें आप काउंटर क्लेम भी कर सकते हैं, यानी खुद भी कोई मांग कर सकते हैं। कमर्शियल डिस्प्यूट्स में रिटर्न स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली 120 दिन के अंदर ही दाखिल होना चाहिए, वरना जवाब का अधिकार ही समाप्त हो जाता है। रिटर्न स्टेटमेंट बिना सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन के मान्य नहीं होता। रिटर्न स्टेटमेंट बनाने के पहले प्लेंट को 3 बार ध्यान से पढ़ें। कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, लिमिटेशन, कॉज ऑफ एक्शन जैसे टेक्निकल बिंदु को भी जरूर देखें।
अगर कोई बात आपको नहीं पता या अनक्लियर है तो लिखें लैक ऑफ नॉलेज हैंस डिनाइड। कभी भी ब्लैंकेट डिनायर यानी कि सिर्फ इनकार किया गया न करें। रामेश्वर लाल वर्सेस म्यूनिसिपल काउंसिल AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट 2657 में रिपोर्ट हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटन स्टेटमेंट इज नॉट जस्ट अ रिप्लाई बट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर डिफेंस नरेटिव। रिटन स्टेटमेंट में इस्तेमाल होने वाले कॉमन लीगल फ्रेसेस कौन कौन से हैं? Contents of para so and so are denied being false and incorrect. Denied for want of knowledge, hence not admitted. The suit is bad for misjoinder or non-joinder of necessary parties. The plaint is barred by law of limitation. दोस्तों अब लगे हाथ रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉज भी ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है SC शाह वर्सेस BN सिन्हा, जो रिपोर्ट हुआ है AIR 1974 SC 1174 में। इसमें कहा गया है कि रिटर्न स्टेटमेंट में सभी दावों का स्पष्ट और क्रमवार उत्तर देना जरूरी है। यदि प्रतिवादी कोई विशेष आरोप का उत्तर नहीं देता तो मान लिया जाएगा कि उसने वह आरोप स्वीकार कर लिया है। इसमें कोर्ट ने कहा कि इफ अ पार्टी fails to deny specific the material facts alleged by the opposite party, it shall be taken to have admitted those facts. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने SC शाह बनाम BN सिन्हा के केस में स्पष्ट किया कि अगर कोई प्रतिवादी आरोपों का सही सही खंडन नहीं करता, यह ऐसा माना जाएगा कि वह आरोप सही है। इसीलिए पैरावाइज जवाब देना अनिवार्य होता है दोस्तों। अगला है कैलाश वर्सेस ननकू एंड अदर्स, जो 2005-4 SCC 480 में रिपोर्ट हुआ है। वो समय सीमा से जुड़ा केस है और इसमें प्रतिपादित किया गया है कि CPC के ऑर्डर 8 रूल 1 में जो 30 दिन की समय सीमा दी गई है रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए, वह डायरेक्टरी है न कि मैंडेटरी है। यानी अदालत विशेष परिस्थितियों में 30 दिन से अधिक समय सीमा भी दे सकती है, लेकिन यह समय सीमा 90 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर प्रतिवादी तय समय में रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल नहीं करता तो कोर्ट चाहे तो उसे अतिरिक्त समय दे सकती है, लेकिन वह 90 दिन से अधिक नहीं होता। यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश बनाम ननकू केस में दिया था। चलो और एक टेक्निकल केस जिसका नाम है बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान, जो 1999 8 SCC 396 में रिपोर्ट हुआ है, की चर्चा कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि रिटर्न स्टेटमेंट में अगर कोई ठोस बचाव नहीं दिया गया और केवल औपचारिक खंडन किया गया है तो कोर्ट प्लेंट के दावों को सत्य मान सकती है और एक तरफा निर्णय भी दे सकती है। अगर रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ दिखाने भर के लिए है और उसमें कोई ठोस उत्तर नहीं है तो कोर्ट वादी की बातों को ही अंतिम मान सकती है। यही कहा गया है बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान के केस में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने समझा कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, कब और कैसे दाखिल करना चाहिए और क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और द लॉ एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल टॉपिक्स आसान भाषा में। नीचे कमेंट करके बताइए अगली बार आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।